नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 5 राज्यों में चुनाव का आज वोटिंग का आखिरी दिन और इसी के साथ आज तक पर सबसे सटीक एग्जिट पोल जो आप देखेंगे एक्सिस माई इंडिया आज तक का ये एग्जिट पोल है। बहुत दिलचस्प ये भी है इन राज्यों के चुनाव के बारे में कि इसी महीने मोदी सरकार के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो कई लोग मोदी की लोकप्रियता इन नतीजों के आसपास आकेंगे। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि असम को छोड़ दें तो बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर था नहीं इन राज्यों में। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुबीर भौमिक साहब जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, बेबाकी से राजनीतिक राय रखते हैं सबके सामने, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एस श्रीनिवासन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो दक्षिण भारत की पूरी राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। और खास मेहमान CSDS की तरफ से संजय कुमार जी हमारे साथ हैं जो आंकड़ों की इस कलाबाजी को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनकी नजरें अलग अंदाज में ही इसे देखती हैं। 2 बेहद खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और खुशबू सुंदर हमारे साथ जुड़ गई है कांग्रेस पार्टी से। और देखते हैं क्या नतीजा आता है और ये नतीजा इन दोनों की चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट लाता है। तो सबसे पहले क्यों ना असम से शुरुआत करें। क्या कहता है ये एग्जिट पोल का नतीजा? सबसे पहले अगर असम पर नजर डालें और सीट देखें किस पार्टी को कितनी सीटें जाती हुई, तो ये अच्छी खबर यहाँ पर बीजेपी के लिए। ये शायद सबसे वही राज्य है असम जो कि हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं मोदी के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही है। बीजेपी आप देखिए 79 से 93 तक की सीटें होती हुई, UDF 6 से 10 और अन्य के पास 104। तो आप कह सकते हैं साफ सुथरी यहाँ पर सरकार बनती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो जो मेहनत अमित शाह ने असम में की थी और जो रंग वहां पर बिखेरने की कोशिश थी भाजपा की, वो उसमें कामयाब होती हुई दिख रही है। लेकिन इसी के साथ अगर हम वापस जाएं और वोट शेयर देखें, वोट शेयर देखना बहुत दिलचस्प होगा। जबरदस्त 46% वोट शेयर होना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। इधर कांग्रेस 31% में सिमटती हुई, UDF और 14 जो ये माना जा रहा था कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं किंग मेकर, नॉन किंग मेकर में उसका बहुत फायदा होगा नहीं, क्योंकि क्लियर कट बनती हुई दिख रही है सरकार बीजेपी की। और मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो ये चेहरा भी आपके सामने, सर्बानंद सोनोवाल को सबसे ज्यादा 46%, बीजेपी का वही चेहरा जिसको सामने रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। तरुण गोगोई 31%, बदरुद्दीन अजमल 8% में सिमटते हुए, प्रफुल्ल महंत 1% में सिमटते हुए। तो असम की ये तस्वीर है। इसी के साथ अब क्यों ना अगले राज्य की तरफ हम रुख करें। देखना ये महत्वपूर्ण है कि असम, बंगाल, अगर देखें हम उत्तर भारत में और नॉर्थ ईस्ट में जाते हुए, तो ये वो 2 राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने काफी मेहनत की थी। पश्चिम बंगाल पर अब नजर डालते हैं। यहां पर किसकी बनती हुई दिख रही है सरकार? 233 से 253 सीटें ममता बनर्जी के पास। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। और कई लोग जो ये मानते थे कि पश्चिम बंगाल में एक हवा ममता के खिलाफ भी, हालांकि सरकार उनकी आती हुई ही ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स बता रहे थे, लेकिन सीट घटने का अंदाजा वो लगा रहे थे, यहां पर होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेफ्ट न जाने जमीन खिसकते खिसकते कितनी सिमटती चली जाएगी, उसका आप यहाँ पर आकलन देख रहे हैं। बीजेपी के लिए जो वहां पर था वो जान रहा था कि हवा खूब बनाई जा रही थी, केंद्रीय मंत्री दिग्गज पहुंच रहे थे, लेकिन दायरा बड़ा सीमित और इसीलिए 105 विकल्प के रूप में जमीन पर थी ही नहीं बीजेपी। 2 से 5 अन्य ये आप देख रहे हैं। और एक बार फिर से अगर वापस जाए वोट परसेंटेज देखें पश्चिम बंगाल में, तो एग्जिट पोल के मुताबिक TMC 51%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है वोट परसेंटेज ममता बनर्जी के लिए। लेफ्ट को देखिए 29 और बीजेपी को 10% होता हुआ, अन्य 10। ये अपने आप में शायद एक लगे कि ये कोशिश थी और कोशिश थोड़ी सी आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अगर हम देखें तो कौन सा वो चेहरा है जो दिख रहा है? ममता बनर्जी जाहिर तौर पर 51% वोट पार्टी को, 233 से 253 सीटें और यहाँ पर 65% के साथ ममता बनर्जी क्लियर विनर जिसे आप कह सकते हैं अगर एग्जिट पोल के ये नतीजे सही होते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य, बाबुल सुप्रियो ये 10, 9, 8 पर सिमटते हुए सूर्यकांत मिश्रा दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम पश्चिम बंगाल के बाद आपको तमिलनाडु भी दिखा दें और केरल भी दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु में क्या होता हुआ दिख रहा है देखना दिलचस्प होगा। सीटों पर अगर हम नजर डालें, ये उलटफेर है, यानी तमिलनाडु का जो इतिहास रहा है वही दोहराता हुआ सत्ता परिवर्तन एक बार फिर से, जो हमेशा तमिलनाडु का एक तरह से नियम बनकर रहा है। 89 से 101 और 124 से 140 और इधर 0 से 3 में बीजेपी और अन्य 408 में। और इधर वोट परसेंटेज अगर देख लें जल्दी से इन पार्टियों का 37% के साथ अच्छा, लेकिन इधर 39%, यानी क्या बाढ़ का आना, क्या
जो हमेशा से सत्ता परिवर्तन का एक रूल रहा है तमिलनाडु का, वही कामयाब रहा है। बीजेपी 3, 21% अन्य के पास, याद रखिएगा। एक बार फिर से अगर आगे बढ़ें और सीएम के कैंडिडेट पर चेहरा देखें तो जयललिता सबसे आगे दिख रही हैं। स्टालिन का नाम बहुत देर से अनाउंस हुआ, इधर 13%, वो 32 यहाँ पर, और जयललिता को 8%, और विजयकांत भी आप देख रहे हैं 9% इनके पास। और अब तमिलनाडु के बाद क्यों ना वापस रुक करें और केरल भी आपको बता दें, क्योंकि चारों राज्यों को देखने के बाद हम अपने मेहमानों से बातचीत इस पर करेंगे। केरल का एग्जिट पोल क्या कहता है? यूडीएफ 38 से 48, एलडीएफ 88 से 101, बीजेपी अन्य, यानी यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन होता हुआ, ये बहुत दिलचस्प है। इसके बाद वोट परसेंटेज हम आपको जल्दी से बता दें, 35%, 43% एलडीएफ पहुंचता हुआ, 11% बीजेपी। आप याद रखिएगा, इस बार बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के कूदे थे मैदान में कि वहां पर कानून व्यवस्था खराब है, उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। वीएस अच्युतानंदन 35%, ओमेन चांडी 34, 12% विजयन, और ओ राजगोपाल आप देख रहे हैं। तो ये हमने आपको चारों राज्यों के बता दिए। सबसे पहले शुरुआत करते हुए क्यों ना राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर ले ली जाए। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, असम के आगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रही नहीं होगी, चाहे जितना भी अमित शाह जी पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु पर भाषण होता था, लेकिन उम्मीद यही असम पर ही थी आप लोगों को, और ये एग्जिट पोल तो अच्छी खबर ला रहे हैं असम से। देखिए, वास्तविकता ये है कि असम के अतिरिक्त जिन राज्यों में चुनाव थे वहाँ पर हमारा कुछ बहुत प्रभाव या हमारा बहुत दावा नहीं था। पिछले विधानसभा चुनावों में हमें इन राज्यों में 2 से लेके और 4.5% के बीच में मत प्रतिशत मिला था। हाँ, मगर इधर सत्ता में आने के बाद हम लोगों ने केरल में भी नगर निगम में विजय प्राप्त की और अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता हासिल की। इसलिए हमारा यह मानना है कि जिस दिन इसके चुनाव परिणाम आएंगे तो हमारी एक प्रभावी उपस्थिति दिखाई पड़ेगी, और पूर्वोत्तर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में होगी, जो मैं मानता हूं देश के राजनैतिक पूरे इतिहास में निश्चित रूप से एक युगांतकारी कदम होगा। ठीक है, दिलचस्प है, क्योंकि नतीजों के हिसाब से लोग एग्जिट पोल पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं। खुशबू, आपके पास आते हुए अच्छी खबर आपके लिए, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा रहा जिसकी वजह से जयललिता मतलब नेगेटिव उनके लिए चला गया? सत्ता परिवर्तन का वही नियम, या आपको लगता है बाढ़ और जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उससे लोग गुस्से में थे? और पॉपुलिज्म अपने आप में एक अजीब मकाम पर पहुंचता है तमिलनाडु जैसे राज्य में। आई थिंक जहाँ तक AIDM का सवाल है, जो पिछले 5 सालों में हमने देखा है तमिलनाडु में कि जब से जयललिता जी चीफ मिनिस्टर बनी थी, वहाँ से आज तक पिछले 5 सालों में किसी भी तरीके से किसी भी जगह आप देख लें एक बढ़ोतरी हमने नहीं देखी। हर चीज़ एक स्तंभित रूप में था कि मतलब कुछ भी बढ़ाव नहीं हो रहा था। हमने सिर्फ तकलीफें देखी, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं देखी, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देखा, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी इन प्लेस नहीं था। सिर्फ पर्सनल ग्रोथ जो हम कहते हैं, चाहे वो मॉनेटरी ग्रोथ हो या अपने खुद के फैन फॉलोइंग बनाने की चक्कर रही हो, तो वो एक स्टिकर गवर्नमेंट का माहौल रहा है कि हर जगह ऑन द फेस चेहरे के सामने सिर्फ जयललिता जी की तस्वीरें थी और बाकी कुछ नहीं था। तो आई थिंक लोग थक चुके थे, और ऑफ कोर्स जो दिसंबर में यहाँ पर बाढ़ आई थी और उस वक्त हमने देखा कि जिस तरह से गवर्नमेंट बिल्कुल भी नाकाम रही लोगों को संभालने में, लोगों को बचाने में या उनको राहत दिलाने में, वो एक बहुत बड़ी आज हमें दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी गलती उनकी थी। ठीक है, भौमिक साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। यानी इसका मतलब है, अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं, कि बड़ा बाजार का पुल गिरना या फिर शारदा स्कैम, जितने भी स्कैम्स आए और स्टिंग ऑपरेशंस, वो सब बेकार हो गए, छप्पर फाड़ ममता बनर्जी ने किया। ये एग्जिट पोल का जो फिगर है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा। इतना ज्यादा परसेंटेज से ममता बनर्जी जीत ही नहीं सकते। अब 19 तारीख को अब देख लेना। ठीक है, घटेगा, लेकिन सत्ता में आएंगी या नहीं? आपकी नजर क्या कहती है? नहीं, सत्ता में आने का बहुत ही उम्मीद है, और उसका वजह ये है कि बंगाल में एक क्लास फैक्टर आ चुका है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बंगाली रीजनलिज्म एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ है। हाँ। ये लेफ्ट का जो पॉलिटिक्स था, हाँ। कि हम सत्ता में नहीं जाएंगे, दिल्ली में बाहर से सपोर्ट करेंगे, ये सब बकवास रहा है। और प्रकाश करात के लिए ज्योति बाबू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, मायावती प्राइम मिनिस्टर, ये बंगाली वोटर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। ये सब के वजह से आज एक ऐसा जगह तैयार हुआ है बंगाल में, जहां की बंगाल में एक क्षेत्रीय राजनीति का एक क्षेत्र बना है। हाँ। जो असम में क्षेत्रीय राजनीति हुआ था, खत्म हो गया, वहां भाजपा घुस रहा है। यहाँ भी ये नहीं हुआ। जल्दी से क्या कह रहा है? तमिलनाडु में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा, ये यदि आपके एग्जिट पोल माने तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है।
यहाँ पर कांग्रेस जो है उसके लिए डूबते का तिनका सहारा वाली चीज़ है, क्योंकि कांग्रेस दो जगह पर, केरल पे और असम में, वो अपने चीफ मिनिस्टर के बल पे इस चुनाव लड़ी थी, और बाकी दो जगह पर वो नंबर 2 के जगह पर ही थी। और वहाँ पर ये आखिर मोमेंट में जो इनका अलायंस बना डीएम के साथ, उनके लिए ये एक डुबके का तिनके का सहारा। ठीक है संजय जी, एक लाइन में क्या कहेंगे? एक लाइन में समरी करना हो। सारी पार्टियों के लिए एक मैसेज है। बीजेपी अगर आसाम में जीतती है उसके लिए खुशी की लहर होगी। कांग्रेस के लिए अगर डीएमके के साथ वो शासन में आती है तमिलनाडु में, तो कुछ उनको सहारा मिलेगा, और रीजनल पार्टियां जहां जहां हैं वेस्ट बंगाल में